हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 50 आपको जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। साथ में एक टॉपिक भी कवर करवाएंगे। ये जो बता रहे हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, ठीक है। और आने वाला आपका एग्जाम है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? देख लीजिए, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है केवल जो है भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। बात कर लेते हैं आर्टिकल 15। इसमें दिया गया है कि किसी भी लिंग, जाति, धर्म के आधार पे किसी के साथ भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में दिया गया है कि लोक नियोजन में जो है सरकार जो लोक नियोजन सरकारी कम जो नौकरी जो निकालती है उसमें जो है सभी को समानता का अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 19 आप लोग को पता ही है कि 7 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया था, अब 6 ही प्रकार का स्वतंत्रता है। और 7वां जो है निकाल दिया गया है, जिसमें जो था आपका ज़मीन से रिलेटेड जो आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसे अब 6 ही प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 15, 16, 19। ये सिर्फ जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें जो कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत पूछा जा रहा है। तो ये सभी कथन जो है गलत है, उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो ये गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके बाद यह राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, तो 35 वर्ष दिया है, यहाँ 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी आयु। उसके बाद 3 दिया है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। तो 1/4 दिया है, 1/4 नहीं होता है, 1/3 मतलब 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जो है मुक्त हो जाते हैं और उतना ही सदस्य चुन के राज्यसभा में आते हैं। तो ये सभी कथन जो है गलत है और सही करके भी बता दिए, तो उपयुक्त सही डी नंबर, उपयुक्त सभी कथन गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को जो है अधिकतम जो है राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा 14 दिनों तक ही धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। उसके बाद खुद ब खुद ये पास होकर राष्ट्रपति के पास चले जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने पर पात्र होगा जब वह देखिए कोई भी व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहेगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, भारत राज्य क्षेत्र से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। उसके बाद उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। देखिए, आयु का भी जो है कोई भी प्रावधान नहीं है न्यायाधीश बनने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। तो दिया है उपरोक्त कथन में कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आयु का कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया है उच्च न्यायालय के संबंध में। आइए क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। देखिए, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो वित्तीय आपातकाल यदि लगता है भारत में, तो उसका उद्घोषणा जो है अनुमोदन सदन के दोनों सदनों में कितने दिनों के अंदर जो है इसको पारित करवाना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माह के अंदर। यहीं पर रहता है आपातकाल। आपातकाल यदि लगाया जाता है तो उसको सदनों से जो है दोनों सदनों से 1 माह के अंदर ही इसको मतलब माह के अंदर भीतर ही इस दोनों सदनों से पारित करवाना पड़ता है यदि आपातकाल आता है। तो यहाँ वित्तीय आपात है, तो वित्तीय आपात में 2 माह के अंदर जो है दोनों सदन से इसको पारित करवाना जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। देखिए, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पहली बार जो है सरकार केंद्र सरकार के प्रति के विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है ये 1963 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। याद रखिए 1963। कांग्रेस का ही एक नेता थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा नेता जो है कांग्रेस के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव लाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो राज्य की नीति निर्देशक के तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ये आर्टिकल 37 में हो जाएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आपको आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, भाग 4 में है, भाग 4 में है, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब।
यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो चलैया समिति का गठन जो है ये 1991 ईस्वी में किया गया था। चलैया समिति किसके लिए इसका गठन किया गया था? इसमें जो है करों के सुधार के लिए जो है चलैया समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? तो कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से जो है किस क्रांति की का संबंध है? तो ये भूरी क्रांति से संबंध है। भूरी क्रांति याद रखिएगा, भूरी क्रांति। देखिए जिसमें ऑप्शन बताने वाला होगा ऑप्शन भी बताएंगे, जिसमें होगा डायरेक्ट आंसर बता के निकलना है तो आंसर बता के निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो एक धन जो है विदेश से आता है, आसानी से आ जाता है और आसानी से ही चला जाता है, इस धन को क्या कहते हैं? इसको हॉट मनी कहते हैं, हॉट मनी। ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी एफआरपी अनुमोदित करता है। तो गन्ने का उचित मूल्य और पारिश्रमिक मूल्य जो है कौन इसको अनुमोदित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो है गन्ने के उचित मूल्य और पारिश्रमिक मूल्य को अनुमोदित करता है। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? नहीं था पूछा जा रहा है, तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं। सरकारी पदों का त्याग सही था, विदेशी माल का बहिष्कार ये भी था, अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार ये भी था, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये नहीं था। तो नहीं पूछा जा रहा है, तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? तो दांडी मार्च की समाप्ति जो है ये आपको 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी और इसका स्टार्ट जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो गांधी के जीवन में जो घटना घटा है तो कौन सा इसमें कालक्रम सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन दिया है 23 मार्च 1942, ये सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 8 से 9 अगस्त को। ठीक है, कहीं 8 अगस्त भी देता है, कहीं 9 अगस्त भी देता है। ठीक है, तो काफ़ी बार 9 अगस्त आंसर लिया गया है, तो 9 अगस्त आप लोग इसे लीजिएगा। देखिए उसके बाद देख लीजिए बाकी ऑप्शन भी जो सही है। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे और चौरी चौरा घटना जो हुआ था असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख घटना थी ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? कब किया? तो आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक स्वतंत्र सरकार की अस्थायी सरकार गठन किया था। कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार के लिख चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन जो है कब किया गया था? तो ये 1829 ईस्वी के नियम 17 के द्वारा जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, और किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की का कार्यकाल जो है 1828 से 1835 ईस्वी के बीच तक रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर अब 17 देखते हैं। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता? तो वहाबियों को कुचलने, वहाबी आंदोलन जो मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया था, उसको कुचलने का श्रेय जो है किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो ये लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है वहाबी आंदोलन को कुचलने का। बात करें वहाबी आंदोलन की शुरुआत की, ये पटना के आसपास शुरुआत हुआ था 1820 ईस्वी में। इसके प्रमुख नेता जो थे सैयद अहमद बरेलवी थी, बरेलवी इनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लिया, 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष जब हुआ था तो कौन सा राजवंश जो है इसमें शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। बाकी पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार ये तीनों राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है शवों को दफनाने का प्रचलन था। इसका शवों का सिर जो है किस दिशा में हुआ करता था? तो ये उत्तर की दिशा में हुआ करता था, उत्तर की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो बौद्ध संगति में, किस बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय महायान और हीनयान संप्रदाय में विभाजन हो गया था? ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये तिरजुपालिका नदी के किनारे जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अब। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो आप लोग कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मखलीपुत्र जो है आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे, मखलीपुत्र। आइए क्वेश्चन नंबर अब 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम कला काल कहा जाता है? तो किस मुगल शासक के शासनकाल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल में जो है जो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस समय जो है काफ़ी इमारतें बनी हुई थी स्थापत्य कला के रिलेटेड, तो इसीलिए इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मुगल काल के मुहतसिब कौन था? तो मुगल काल का मुहतसिब जो है कौन होता था? तो ये आचरण अधिकारी होते थे, आचरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान ए अर्ज जो है किस विभाग से संबंधित था? तो ये सैन्य विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बासवन एवं दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो बासवन और दसवंत जो है ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे, अकबर के। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो नहीं वो पहले देख लेते हैं। देखिए, कुंडकुलम जो है कर्नाटक दिया है, ये सही नहीं है। कुंडकुलम जो है तमिलनाडु में स्थित है, बाकी सब सही है। देख लीजिए, नरोरा उत्तर प्रदेश सही है, ककारापारा ये गुजरात सही है, तारापुर महाराष्ट्र सही है। ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी गलत था, कुंडलकुलम कुलन जो कर्नाटक दिया है, ये कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 38वीं समानता रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो 38वीं समानता रेखा जो ये उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। बाद बाकी देख लेते हैं, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच में जो है 17वीं समांतर रेखा है। अमेरिका एवं कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा है। जर्मनी एवं फ्रांस में जो है मैगिनोट रेखा है, मैगिनोट रेखा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो गुण नहीं है वो देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कौन सा गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं है, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये सही नहीं है। ठीक है, अच्छे ईंधन के रूप में। बाकी देख लेते हैं, ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, सही है। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज़्यादा होना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सिर्फ गलत हो जाएगा, क्योंकि दिया है जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये अच्छे ईंधन के रूप में सही नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देख लिए, 30 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये मिलान करने वाला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, तो देख लेते हैं। विटामिन बी 7 जो है बालों का झड़ना से संबंधित है, 3 हो जाएगा इसका। उसके बाद विटामिन बी ट्वेल्व में भी कोबाल्ट पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशी और रक्ता होना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद विटामिन ई जो है बांझपन उत्पन्न होना, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद विटामिन के रक्त के थक्का जमने से संबंधित है, तो 2 हो जाएगा। देख लीजिए 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अब 31 देखते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो तारों के मध्य जो दूरी इकाई क्या होता है? तो ये गैलेक्टिकल इकाई होता है, गैलेक्टिक इकाई। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर अब 32 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो पुरुषों की तुलना में जो है महिलाओं में कौन सा रोग जो है बहुत कम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी वर्णधता रोग जो है ये पुरुषों की तुलना में महिला में कम होता है। बाद बाकी ये देखिए, निकट दृष्टि दोष, ब्रेन ट्यूमर, घेंगा, ये सब जो है पुरुषों में ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये वर्णधता महिलाओं में बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है जो ये जो वहन करता है, ये ऑक्सीजन का वहन करता है, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं अब। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। यदि इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल जो है किस में नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव में जो है न्यूक्लिक अम्ल जो है नहीं पाया जाता है, बाकी केंद्रिका, हरित लवक और राइबोसोम में जो है न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो नहीं है विटामिन ए का अच्छा स्रोत, नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे में जो है विटामिन ए का मात्रा नहीं मिलता है। बाकी देख लीजिए, मछली का तेल में मिलता है, पालक में, आम में जो है विटामिन ए का जो है अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। तो इधर सूची 1 है, सूची 2 है। तो प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? काफ़ी बार बताए हुए थे, प्रतिरोध का इकाई जो है ओम होता है। 1 का 4 हो गया। उसके बाद विद्युत प्रवाह का इकाई जो है एम्पियर होता है। उसके बल का जो है एसआई यूनिट जो होता है आपको न्यूटन होता है। 2 हो गया। उसके बाद पावर का जो है वाट होता है। 3 हो गया। तो देख लीजिए 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में जो है सबसे कम घनत्व वाला जो है तत्व कौन सा होता है? तो ये लिथियम होता है, लिथियम। ठीक है, और लिथियम जो है ये पहला धातु है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है प्राकृतिक रबर के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, देख लेते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ये सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। कृत्रिम बहुलक नहीं होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। तो ये जो बहुलक नहीं होते हैं, तो ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं, तो नहीं के कारण ये गलत हो गया। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते। तो इसमें पहला जो है सही है, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। इस आगे दिया है इसमें लोचदार गुण नहीं होते, इसमें जो है लोचदार गुण होते हैं, तो इसके कारण ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो काफ़ी बार बताया हुआ, किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए, देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देव प्रयाग जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे जो है देव प्रयाग स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो गया 4, 4 बाकी है गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है, और बीचों बीच बात करें तो मध्य प्रदेश से होकर बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो है कहाँ पे पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यदि पूछा जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी पे, किस तट पे पाया जाता है? तो पश्चिमी तट पे जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? पहले नहीं देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में नहीं है, ये जो है असम में स्थित है। बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। तो ये तीनों सही है। बाकी रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात दिया है, गुजरात में नहीं है, ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा कौन सा नहीं? ऑप्शन देखिए, बेगुला, हेबोल्ट, लिब्रोडोर, अगलू लहास, अगू लहास। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है अगू लहास जो है ये शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। बाकी ये बेगोला, होबाल्ट, लेब्राडोर जो है ये शीत महासागरीय जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की जब भी गंगा कहा जाएगा, दक्षिण भारत की गंगा, तो ये कावेरी हो जाएगा। ठीक है, यदि दक्षिण का गंगा कहा जाएगा सिर्फ, तो ये गोदावरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग्स ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो रिंग्स ऑफ फायर जो है किसके लिए जाना जाता है? ये तूफान और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तूफान और ज्वालामुखी के लिए जो है प्रशांत महासागर में रिंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। 47 देख लिए। अब आइए 48 नंबर, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? पहले नहीं देख लेते हैं। देखिए गिब्सन दिया है अफ्रीका में, ये गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के मतलब मध्य भाग में जो है स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं, टकला मकान चीन में स्थित है, थार भारत में, अटकामा चिली में। ठीक है, तो ये तीनों सही है, ये गलत था, तो इसका सही बता दिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए,
प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक जो बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना जो है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसमें कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन जो है सही, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 1 और 2 दोनों सही है एमएसपी के रिलेटेड। आइए एक टॉपिक कवर करते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इधर है दर्शन, इधर है प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक। देखिए, योग दर्शन का जो है प्रवर्तक पतंजलि थे। न्याय दर्शन के जो है प्रवर्तक गौतम थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। चवार्क दर्शन के प्रवर्तक जो है चवार्क ही थे। उसके बाद विशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो है कनाद थे। उसके पूर्व मीमांस दर्शन के प्रवर्तक जो है जेमिनी थे, जेमिनी। उत्तरी मीमांस के प्रवर्तक जो है बंदरायण थे। उसके बाद विभिन्न संप्रदाय एवं संस्थापक इसमें दिया, इधर संप्रदाय इधर संस्थापक। देख लीजिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मोखलीपुत्र गोसाल थे। उसके बाद अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय विठलीपुत्र थे, विठलीपुत्र, ठीक है। भौतिकीवादी संप्रदाय के संस्थापक फुकुद कचायान थे। उसके बाद घोर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक जो है पूरन कश्यप थे, पूरन कश्यप। तो देखिए, एक टॉपिक भी कवर कर लिया, उसके बाद 50 क्वेश्चन भी लगा लिए। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।